Good evening, everybody. On behalf of Dom 40 Unit, I, Shonchita, welcome you all to the first day of Golden Jubilee Masterclass Series, a gift to the fraternity of photography from us. Anyone can join the session from anywhere in the world. Anyone having difficulty in watching the program may contact us. इसका सीधा प्रसारण फेसबुक पर किया जा रहा है और दिस इज बीइंग ब्रॉडकास्ट इन फेसबुक लाइव। जिस किसी को ये कार्यक्रम देखने में कठिनाई हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। Our contact numbers are there in the Facebook page and also in our website. Dom 40 unit was established on the 9th June 1973 by a group of photographers who had a vision to impart education on photography to the photo enthusiasts. Their initiative in a room in Dom has culminated into a great institution under the guidance of Sri Dilip Kumar Bose. Now, Dom 40 unit has students all over India as well as in the other countries in the world. Presently, 2 courses are offered, basic and diploma. Both are affiliated to Image Click Society USA and Federation of Indian Photography FIP, the details of which are available on our website. To commemorate the Golden Jubilee year, the club has envisaged a year-long program. The masterclass is a part of that. It will be held for 3 consecutive Sundays, that is 4th, which is today, 11th, and on the 18th September. The details of these programs are already shared on our Facebook page. डॉक्टर शिवनारायण जोशी, जिन्हें प्यार से शिवजी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1943 में हुआ था और वर्तमान में वो जोधपुर राजस्थान के निवासी है। रेगिस्तान के करीब होने के कारण उनकी तस्वीर अलग अलग तरीकों से रेगिस्तान के रंग और रूप को दर्शाती है। उनकी तस्वीर में 600 साल पुराना ये नीला शहर जीवंत हो जाता है। राजस्थानी महिला, उनकी साड़ी का रंग, उनकी छाया एक कहानी कहता है। उनकी तस्वीर उनके अपने शब्दों में द लैंग्वेज ऑफ लाइन एंड लाइट बोलती है। न केवल रेगिस्तान, उनके लेंस पवित्र शहर वाराणसी की, हिमालय की ऊंचाई की और अपने कोलकाता की बातें सुनती है और हमें भी सुनाती है। डॉक्टर शिवजी जोशी is a gold medalist and has a doctorate degree in philosophy. He was the professor and head of the Department of Philosophy at JNV University, Jodhpur. With over 250 awards, with many gold medals bagged in various international exhibitions, more than 900 being accepted in national and international photography salons. He is a humble man of knowledge. He is a poet. He is dedicated to his work. आज फोटो यूनिट की स्वर्ण जयंती समारोह की शुभ अवसर पर डॉक्टर जोशी हमारे समक्ष उपस्थित है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सो लेट अस वेलकम डॉक्टर शिवनारायण जोशी। नमस्ते जोशी जी। नमस्ते मित्रों, मैं शिवजी जोशी आपसे मुखातिब हूँ और फोटो यूनिट से मेरा बहुत पुराना संबंध है। हमारे दिलीप बोस मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। उन्हें एक बार जोधपुर बुलाया था, वो आए थे जोधपुर में और बहुत कुछ बता करके गए। वो He was a very, very gentleman, very knowledgeable person और बहुत अम्बल। जब किसी को बहुत ज्ञान हो जाता तो ज्ञान के साथ में घमंड भी आ जाता है, पर दिलीप बोस वास्तव में बहुत विनम्र थे। तो जब मेरे पास में उनका फ़ोन आया कि भाई ये है, तो दिलीप बोस का नाम सुनते ही मैंने हाँ प्रतिक्रिया जरूर मैं आपके इसमें क्षमा चाहता हूँ शिव जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। शिव जी, हाँ
हेलो। शिव जी, डॉक्टर जोशी, हाँ हाँ। आपका कनेक्शन कुछ ठीक नहीं लग। कनेक्शन ठीक नहीं है बेटा क्या? हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। वो वर्क करता है मेरे। हाँ ठीक है जी, अब ठीक है। हाँ ठीक है, अब बोलिए। नहीं वो ठीक है, वो इसके डेटा से कर रही है, 1 सेकंड अभी हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है, अभी तो ठीक है। हम आपसे कंपोजिशन पर चर्चा करेंगे, और कंपोजिशन जो है वह बहुत महत्वपूर्ण विधा है। हर एक गंभीर सीरियस फोटोग्राफर के लिए, चाहे वो बिगिनर हो चाहे एडवांस हो, और वो किसी भी कंपोजिशन जो है वह जानना बहुत जरूरी है। कंपोजिशन के जो रूल हैं, जो नियम हैं, उन नियम को जानिए। और नियम जो है वो कोई एब्सोल्यूट नहीं है। एक बात ध्यान रखिए मित्रों, हमारे जीवन में भी कुछ भी एब्सोल्यूट, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट, देयर इज नथिंग अनचेंजेबल। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि निरपेक्ष हो, कभी भी बदला न जा सकते। तो ये जो कंपोजिशंस के नियम हैं, रूल्स हैं, ये भी गाइडलाइंस हैं, और हम इनको समय पर हाँ, the connection has been terminated from his end, so we are just waiting for a while for him to join. Our today's topic is composition, and as we know, he has a lot to say about it. He will be joining soon, I hope.
Our sincerest apologies to you. Actually, we had a network issue from Mr. Joshi's end. So let us please resume our session, and we really wait for a wonderful session with Dr. Joshi. Dr. Joshi, हाँ हाँ जी, हाँ जी। it's okay. तो So you just continue. Yeah. तो मित्रों, मैं अभी जैसे आवाज इको क्यों कर रही है? आवाज इको कर रही है तुम्हारी। मैंने भी कह रहा था कि सेंटर ऑफ इंटरेस्ट केवल और केवल एक होना चाहिए, और दूसरे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो उसको सपोर्टिव होने चाहिए। ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स गाइडलाइंस हैं, ये निरपेक्ष नहीं है, और ये ब्रेक भी किए जा सकते हैं अगर उसको ब्रेक करने का हमारे पास में जस्टिफिकेशन हो, और ब्रेक करने से यदि खूबसूरती बढ़ती है फ्रेम की, तो हम नियमों को ब्रेक भी कर सकते हैं, और करते भी है, करना भी चाहिए। मैंने कहा कि हमें सबसे पहले ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि मैं जो फोटो ले रहा हूँ, जो मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, वो मैं क्यों फोटो ले रहा हूँ, किस लिए फोटो ले रहा हूँ, किसके ले रहा हूँ, इसके बारे में हमें बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए। जब तक हम क्लियर नहीं होंगे तो एक कंफ्यूजन, मैं ये भी ले लूँ, वो भी फोटो लूँ, वो ले लूँ, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये फोटो है, मैंने जो मैन है उसको ब्लर किया है। इसने मुंबई का है, ये मुंबई का स्ट्रीट फोटोग्राफी का है, और इसने अपनी शॉप ओपन की ही थी, और करके वो अपने जो स्टूल पर है एकदम से उदास होकर के ऐसे बैठ गया। तो उसका जो मैंने मूड देखा, उस मूड को मैंने हाईलाइट करने के लिए, उसको करने के लिए मैंने अब फोकस मैंने किया स्मोक पर किया। स्मोक Sorry आप for the जानते हैं। interruption, Joshi ji. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपका वो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, वो प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, ये चुके और दिखाई नहीं दे रही है। प्रेजेंटेशन को ऑन कर दीजिए जस्ट। शेयर नहीं होगा। और यार पहले कभी एक प्रॉब्लम नहीं आई थी, अभी क्यों प्रॉब्लम आ रही है? होता है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, होता है। अब वो प्रेजेंटेशन जो है वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर कर बेटा। हाँ हाँ हाँ, दिख रही है। तो शेयर मत जा, स्क्रीन शेयर कर। हो रही है, सबको शो हो रही है दादा। हेलो कर। स्क्रीन में जाके वो अब देखो क्या प्रेजेंटेशन में जाके वो आप शेयर स्क्रीन कर दीजिए। कर बेटा। हाँ, दिख रहा? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ, नहीं नहीं हुआ है जी। हाँ हाँ, अभी आ गया, अभी आ गया। हाँ हाँ, अभी आ गया। आ गया ना? हेलो हेलो। हाँ, फर्स्ट स्लाइड में जाइए। फर्स्ट स्लाइड में। हाँ, आ गया, आ गया। फर्स्ट स्लाइड में जाके वो स्लाइड शेयर कर दीजिए, स्लाइड शो। हाँ, उसमें जाके हाँ, फैंटास्टिक। So I begin again. Composition, in simple words, is arranging elements within the frame in such a way that one and only one element emerges as a center of interest and all other elements act as supportive to main subject. देखिए मित्रों, फ्रेम में हर एक एलिमेंट का अपना वैल्यू होता है, अपना मूल्य होता है, विजुअल वेट होता है,
पर उन सब में एक जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा उसका विजुअल वेट होता है, वो इंटरेस्टिंग होता है और वो हमारा ध्यान बरबस अपनी ओर आकृष्ट करता है। वो एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है। और हमेशा ध्यान रखने की बात है कि एक फ्रेम में एक ही सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। एक से अधिक होने पर दोनों में कंपटीशन होगा और हमारा जो अटेंशन है, हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा, कभी उधर कभी उधर। तो वो एक अच्छा फ्रेम नहीं होता है। एक अच्छा फ्रेम वह होता है जहाँ केवल और केवल एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है और बाकी दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो उसको सपोर्टिव होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि हमारी जो दृष्टि है, हमारा व्यू है, हमारी आई है, वो उसकी ओर ले जाने वाले होते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें मालूम होना चाहिए। और फ्रेम लेने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम क्यों फोटो ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने ये फोटो लिया, ये सो रहा है, ठीक है। अब खाली सोते हुए कि मैंने फोटो क्यों ली? पीछे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक महानगर दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाना है कि ये आदमी कहीं बाहर से आया है, कहीं मुंबई में कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, और थक हार करके यहाँ इसके किनारे लेट गया। चप्पल इसके पड़े हुए पास में, विश्राम कर रहा है, थका हुआ है। इस बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए, मेरे मन में, जो फोटोग्राफर के मन में है, कोई जरूरी नहीं है कि दृष्टा भी उन्हीं बातों को देखे। दृष्टा अपने खुद की स्टोरी बना सकता है और बनाता भी, और बनाने भी चाहिए। एक अच्छे चित्र की यही विशेषता होती है कि अलग अलग लोग, जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, वो उसको में अलग अलग मीनिंग ढूंढे, अलग अलग ढूंढे। अब ये भी मुंबई का ही है और इसने मेरे सामने ही दुकान खोली थी। मैं खड़ा हो गया एक किनारे पर इनविजिबल रहते हुए और मैं देखता रहा क्या करता है। इसने अगरबत्ती लगाई, फिर दुकान खोली और स्टूल पर थोड़ा बैठ गया, उदास होकर के बैठ गया। अब मैंने फोकस यहाँ ये जो अगरबत्ती का जो स्मोक है इस पर किया है और उसको ब्लर किया, एकदम आउट किया है, वाइडर ओपन करके। मैं, क्योंकि धुआं होता है, ये नेगेटिविटी का सूचक होता है, तो इसी पर मेरा फोकस था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो आदमी जो है कोई समस्या में ग्रस्त हुआ है। और देखिए, ध्यान से देखेंगे, वो जिस स्टूल पर बैठा हुआ है वो भी एक तरह से डायस की तरह लग रहा है, जो आपके शतरंज का जो डायस होते हैं जुए के, तो कभी वो आपको जिता देता है, कभी हरा देता है, वो भी इसमें स्टोरी में ऐड कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्लिक करने से पहले आपके दिमाग में क्लियर हो कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, उसके बाद में आप क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए, ये सेंटर ऑफ इंटरेस्ट केवल डांसर है, नर्तकी है। मैंने स्लो शटर स्पीड जान करके यूज की है, इसके डांस को दिखाने के लिए, इसके फोर्स को दिखाने के लिए। और इतने सारे लोग हैं पर कोई भी हमारा टेंशन जो है वो एरस इतना नहीं कर रहा है। ध्यान जाता है और जाकर के फिर वापस इस नर्तकी के पर चला जाता है। तो ये इसलिए कि यही एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है, यही एक हमारा ध्यान आकृष्ट कर रही है। यहाँ देखिए, ये भी वन एंड ओनली वन, ये जो खड़े हैं ये सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है। इतने सारे लोग पीछे हैं पर वो केवल सहायक हैं। ये हमारा अटेंशन वहाँ जाकर के फिर घूम घाम करके वापस इधर आ जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ अब देखिए, यहाँ थोड़ी सी बात दूसरी आ गई। यहाँ दूसरी बात क्या आ गई है, एक इंपॉर्टेंट ट्राइंगल बन रहा है, दिस वैन, दिस एंड दिस। ये महिला जो है ये एक तरह से न्यूट्रल है। वो ये फिश मार्केट का है कोलकाता का, और वो इसमें इसको जोली में डाल रहा है और इनमें आपस में तकरार हो रही है और वो भी एक तरह से कुछ इसमें वो भागी। तो अब यहाँ सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये है, ये महिला है। इसके फेस को देखिए, इसके एक्सप्रेशन को देखिए, ये एकदम से नाराज है इससे। हमारा ध्यान इधर भी जाता है, पर इधर जाकर के फिर इधर चला जाता है। मैंने फोकस इसको किया है, ये शार्प में है, ये हल्का सा ब्लर है, और ये भी शार्प में, ये भी इसको देख रहा है।
तो यहाँ एक स्टोरी बन रही है। ट्रायंगल जो है ये न्यूट्रल है, यहाँ ध्यान ज्यादा अरेस्ट नहीं रहता है, बिल्कुल इधर जाकर के और ये पूरे ट्रायंगल में घूम घाम करके इधर आ जाता है। ठीक है मित्रों, फिर देखिए ये भी कोलकाता का है। कोलकाता क्या है कि इट इज ए हेवन फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफर्स। मैं तो ये कहूंगा, लोग न्यूयॉर्क को बहुत अच्छा मानते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। मेरे लिए तो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए यदि कोई वर्ल्ड में नंबर 1 सिटी है तो दैट इज जॉय सिटी, सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। वो लोग बहुत फ्रेंडली है, स्ट्रीट बहुत वाइब्रेंट है, बहुत सजीव है, बहुत एक्टिविटी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि लोग आपके कैमरा फ्रेंडली हैं वहाँ। खैर देखिए, ये बातें तो ठीक है। ये सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, ये जो रिक्शा पर बैठा हुआ है, यह है। स्ट्रीट में और दूसरे भी एलिमेंट हैं। मैंने क्या किया, इसको शटर स्पीड स्लो रखी, जिससे ये ब्लर हो गया। ब्लर होने से ध्यान जाता है, पर ध्यान जाकर के फिर वापस इधर आ जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, ये शार्प है ये ब्लर, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। अब डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट हो तो उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। अब ये एक बनारस का फ्रेम है और यहाँ पर ये एक दही बड़े की दुकान है। इस सेंटर ऑफ इंटरेस्ट यदि मैं आपको बताऊं तो ये आदमी है, ये फोरग्राउंड में है। इसके मुंह के देखिए, इसके मुंह में पानी आ रहा है। और लोग भी जो है ना, वो सारे के सारे दृष्टि कहाँ है, यही दृष्टि है। ये बेचने वाले की दृष्टि भी यही है। केवल ये आदमी जो है, दिस मैन इज ऑड नंबर, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हमारी दृष्टि को, क्योंकि ये इधर नहीं देख रहा है और उस आदमी को देख रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई आप अलविदा हो जाइए, मेरे फ्रेम से आपकी जरूरत नहीं है, माफ करना। इससे माफी मांगते हुए मैंने इनको अलविदा कर दिया। अब देखिए, अब दोनों में आप कंपेयर कीजिए दोस्तों, फिर आपको समझ में आएगी। इसमें देखिए ये कितना हमारा ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। और जैसे ही मैंने ये फ्रेम चेंज किया, अब हमारा ध्यान सारा का सारा इधर और इधर राउंड में जाकर के फिर इधर आ रहा है। ऐसा राउंड करके यहाँ जा रहा है। ये क्योंकि मुंह में पानी भरा हुआ है, इसका भूख भी लगी हुई है इसको, बंदे को। हाँ, तो अगर कोई 2 फ्रेम हो पिक्चर में तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ये एक फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग में बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन होता है। और ये बैकलाइट पिक्चर है, 3 लड़के यहाँ खड़े हुए हैं, काफी दूर से लिया हुआ है। एक लड़का यहाँ भी है, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो हमारा ध्यान ये भी डाइवर्ट कर रहा है, कभी इधर जा रहा है और फिर इधर भी जा रहा है। तो माय अटेंशन इज डाइवर्टेड, एक डिवाइड हो रहा है। अब तो ये अच्छा फ्रेम नहीं है, तो फिर मैं क्या किया, मैंने इसको ट्रिम कर दिया। तो ट्रिम करने से घबराइए नहीं, फोटो को देखिए, ट्रिम करके देखिए और ट्रिम करिए, क्रॉपिंग करिए। क्रॉपिंग करने से बहुत इम्पैक्ट बढ़ जाता है। ये अब देखिए पिक्चर, एक बार फिर मैं बताता हूँ। ये अब ये पिक्चर देखिए, ये बच्चा, ये लड़का बहुत ध्यान अबर वो सब खींच रहा है, वहां ध्यान नहीं टिकने दे रहा है, नहीं दे रहा है। और अब मेरा सारा अटेंशन यहीं जा रहा है उसको में, और ये फ्रेम भी बड़ा सिमेट्रिकल बैलेंस हो गया। अब देखिए आगे एक नियम आएगा कि सेंटर ऑफ इंटरेस्ट शुड बी प्लेस्ड एट द 1/3। रूल ऑफ थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर ये सेंटर में है, एकदम डेड सेंटर में है। मैंने यहाँ रूल को ब्रेक किया है, ये रूल ब्रेक हुआ है और रूल ब्रेक अच्छा भी हुआ है, अच्छे ढंग से हुआ भी, अच्छा दिख रहा है। तो जो सिमेट्रिकल बैलेंस है दैट सुपरसीड्स रूल ऑफ थर्ड, ये ध्यान रखिएगा। आई स्पीक, मैं फिर बोलता हूं, सिमेट्रिकल बैलेंस है और इस रूल को हमें इसका ओबे करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए जहां तक हो सके। हमें ये जो फ्रेम डिवाइड किया हुआ है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस, एंड ये इक्वली 9 क्यूब्स हो गए। ये जो इंटरसेक्ट करने वाले 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स आर नोन एज थर्ड्स।
तो हमें ऑब्जेक्ट को जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है उसको यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें या यहाँ रखें। और जो सबसे बढ़िया नंबर 1 है वो ये लोअर लेफ्ट जो है ये, क्योंकि हमारा ध्यान ये सबसे ज़्यादा आकृष्ट करता है। अगर पॉसिबल हो तो यहाँ, अदरवाइज इन चारों में से कोई एक जगह रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ फोटोज दिखाता हूँ रूल ऑफ थर्ड के। ये रूल ऑफ थर्ड बिल्कुल यहाँ पर है, और ये लाइंस भी हैं, लीडिंग, ये लाइंस भी का फ्रेम भी बन रहा है। तो हमारा लाइंस इधर ही ले रहा जो है, ले जा रही है हमारी दृष्टि को। ये फिर कोलकाता का फ्लोर मार्केट है, ये रूल ऑफ थर्ड बिल्कुल ठीक वहाँ है। ये भी ठीक उसी जगह पर है। और एक ध्यान रखिए, मैं साथ साथ दूसरे पॉइंट भी बताता जाता हूँ। ये डार्क है, ये लाइट है, तो डार्क अगेंस्ट लाइट वो हमारा ध्यान बहुत अच्छी तरह से अटेंशन अट्रैक्ट करता है और बड़ा अच्छा फ्रेम होता है। तो डार्क अगेंस्ट लाइट, लाइट अगेंस्ट डार्क, ये ध्यान रखिएगा। आगे और हम आएंगे उदाहरण। अब मैंने क्या किया है कि रूल ऑफ थर्ड को ब्रेक किया है। ये जो सज्जन हैं बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, सुशांत बनर्जी हैं, FIP के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। और मैंने इनसे कहा सुशांत जी चलिए, अब देखिए बिल्कुल सेंटर में है, ये स्लो शटर स्पीड है, इनको ब्लर किया है, पर सेंटर में होते हुए भी ये एकदम से बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। कारण क्या है कि ये सिमेट्रिकल बैलेंस है, लगभग 3 हाफ जो हैं फ्रेम के वो इक्वली डिवाइडेड हैं, ये और ये सेंटर वाली जो है ये ग्रे है और ये दोनों ब्लैक हैं। ये ग्रे इन दोनों को बैलेंस करती है, या यूं कहिए कि ये दोनों जो ब्लैक है ये इसको बैलेंस कर रहे हैं, और ये जो ब्लैक कपड़ा पहना हुआ है सुशांत सिंह का, ये इसको बैलेंस कर रहा है। एक वेल बैलेंस पिक्चर है। तो यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड का ब्रेक हुआ है, यहाँ भी रूल ऑफ थर्ड का ब्रेक हुआ है। ये जो घास है, ये घास इसको क्या कर रही है, फ्रेमिंग बना रही है और सिमेट्रिकली बैलेंस बना रही है। ये फिर कोलकाता का है, और अभी नवरात्र आने वाली है, नवरात्र आएगी तब ये पंडाल बनते हैं। एकदम से सेंटर में है, ये एकदम से सेंटर में है, और ये भी सिमेट्रिकल बैलेंस भी है, रेडियल बैलेंस भी है, सभी कुछ है। तो ये कोई बुरा नहीं लग रहा। अगर साइड में होता तो ये बुरा लगता, अब ये सेंटर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो रूल तभी रूल ऑफ थर्ड जो है, that should be broken only when our frame is looks better. ये एकदम से सेंटर में है और ये बीच में है, ये भी सिमेट्रिकल बैलेंस है। और मजे की बात है कि ये जो जिसकी आंखें हैं ना, वो आंखें रूल ऑफ थर्ड का पालन कर रही है ऑलमोस्ट दोनों। ये फिर सेंटर में है एकदम से, ये भी सिमेट्रिकल बैलेंस है। ये अगर डोंगी नहीं हो तो परफेक्टली सिमेट्रिकल है, फिर भी ये सेंटर में ठीक लग रहा है। अब रूल ऑफ थर्ड की तरह एक रूल और भी है, और वो है गोल्डन मीन का, इसको 5 ग्रिड भी कहते हैं, गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। मित्रों ये एक कोई मैथमेटिकल उस फॉर्मूले पर निर्भर है, और मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हूँ। मैं उस फॉर्मूले को मैंने इसको हटा दिया, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इतना बता दूंगा, गोल्डन रूल क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। ये इसका रूल है, रूल ऑफ थर्ड डिवाइड्स ए फ्रेम इनटू 3 rows and 3 columns of equal size resulting 1 1 1 horizontally, vertically and 1 1 1 horizontally. 5 grid divides the frame in a similar way but makes the middle row and middle column smaller according to golden ratio resulting 1 1 6 1 8। और ये ठीक है साहब।
ये फॉर्मूला मेरी समझ में मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं जो वो मैं समझा दूंगा। ये देखिए यहाँ पर कहने जो रूल ऑफ थर्ड है उसका इंटरसेक्शन लगभग यहाँ होता है, और ये थोड़ी सी आगे आ गई, तो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी ये दोनों लाइन थोड़ी सी सेंटर के अंदर थोड़ी चली गई। माने ये है कि ये जो 1/3 का जो पॉइंट है ना, उससे ये थोड़ी भीतर की ओर की बात कर रहा है। और इस रूल को मानने वाले कहते हैं कि हमारा ये जो रूल है वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल उस पर निर्भर है। एनीवे ये इसके अलावा भी और दो तीन नियम हैं, गोल्डन स्पाइरल है, गोल्डन ट्रायंगल है, पर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हमारे पास समय कम है। जो मुख्य रूप से जो है वो दो ही नियम है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो रूल ऑफ थर्ड है। ये रूल ऑफ थर्ड, ये दोनों इसमें आपको शामिल करके बताए गए हैं। ब्लू लाइन रूल ऑफ थर्ड की, ब्लैक लाइन है आपकी। अब ये देखिए थोड़ा सा जो है ना ये पॉइंट ये अंदर की तरफ आ जाता है। अब ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब ऑल ये सेंटर है, यहाँ सेंटर से थोड़ा हट करके है, तो ये गोल्डन, ये तो 1/3 पर है, और ये आदमी है ये गोल्डन उस पर है, 5 ग्रिड पर है, दिस मैनेज ऑन 5 ग्रिड। ये हमारे पहलवान जी स्लो शटर स्पीड है, थोड़े ब्लर है, और लो एंगल है। लो एंगल से क्या किए हाइट बढ़ जाती है। तो ये भी गोल्डन रेशियो के ही जगह पर हैं। ये बच्ची जो है आपकी वो शीतलाष्टमी का जो मेला लगता है कोलकाता में, तो वो उस समय का लिया हुआ है, ये भी गोल्डन रेशियो पर है। दिस इज ऑल्सो गोल्डन रेशियो। ये डेजर्ट के हैं, ये भी गोल्डन रेशियो है, ये भी गोल्डन रेशियो है, और बैकलाइट है। बैकलाइट देखिए लाइट जो है वो रिम लाइट बन रही है, और वो डार्क बैकग्राउंड से इनको बिल्कुल अलग कर रही है। एक ड्रामेटिक लाइट है ये, ड्रामेटिक। मुझे ये लाइट बहुत पसंद है, बैकलाइट मैं बहुत पसंद करता हूँ। थोड़ी ट्रिकी होती है, थोड़ी नाजुक होती है, हैंडल करने में थोड़ी बहुत नजाकत रखती है ये बैकलाइट। हाँ, balance and contrast. Each element in picture like shape, lines, rocks has a value of certain amount regarding all other elements present. Balance is to arrange all these elements in such a fashion so that every element gets due weight, making picture look balanced and harmonious. Contrast is a range of difference between different tones in photograph. In black and white photography, contrast describes the difference between darkest and lightest tone, but it also defines the gray scale. In color photography, contrast applies to how sharply colors stand out from another. मित्रों, अब हम बैलेंस और कंट्रास्ट की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंपोजिशन एलिमेंट बैलेंस। और ये बैलेंस कई तरह का बैलेंस होता है। सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है, रेडियल बैलेंस होता है, उसमें भी फिर डार्क एंड लाइट का बैलेंस है, साइज का बैलेंस है, कई तरह का बैलेंस है। और कलर बैलेंस भी है, वार्म कलर, कूल कलर, हम सब की चर्चा करेंगे। आप मित्रों बने रहिए हमारे साथ में। तो अब क्या है कि अब मैंने शुरू में जैसे कहा था, मैं फिर रिपीट करता हूं कि फ्रेम में हर एक एलिमेंट अपना वैल्यू रखता है, वेट रखता है, पर कोई एलिमेंट दूसरे से ज्यादा रखता है, कोई कम रखता है, और एक एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा रखता है, वो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बैलेंस में यही है कि ऐसा होना चाहिए कि सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको अपना ड्यू वैल्यू, ड्यू वेट मिले, ड्यू प्लेस मिले, और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट को अपना ड्यू मिले। जैसे हमारे जीवन में भी बैलेंस बहुत जरूरी है। हमें रेस्ट भी करना चाहिए, हमें काम भी करना चाहिए, हमें आमोद प्रमोद भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर वो सब अपने अपने उस सीमित समय के कारण से करना चाहिए। तो बैलेंस लाइफ बड़ी अच्छी लाइफ होती है, बैलेंस फोटोग्राफ भी अच्छा होता है दोस्तों। अब देखिए ये कॉन्ट्रास्ट है लाइट एंड
डार्क का, कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट एंड डार्क, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों दूसरे को क्या करें बैलेंस। ये कोलकाता का ही है, पर ये स्ट्रीट फोटोग्राफी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये अरेंज शॉट है। ये मेरे साथ ही था, ये मॉडलिंग करता है, आजकल ये फोटोग्राफी भी करता है, तो ये अरेंज शॉट है। अब मैंने क्या किया बताओ, मैं आपको बता देता हूँ मित्रों। मैंने एक्सपोजर इसको दिया, इसको देने से ये अपने आप डार्क हो गया, है ना, क्योंकि अपर्चर छोटा हो गया तो ये डार्क हो गया। ये थोड़ा लाइट नहीं थी, ये इधर था, ये इस पर लाइट पड़ रही है, वो भी। ये फोटो देखिए, ये अभी मेरे 23वें GPA बैच का है, गुरुकुल फोटोग्राफिक आर्ट का जो बेसिक फोटोग्राफिक कोर्स होता है, उसका डे लाइट फोटोग्राफी का है ये। और ये एक बात बताऊं मैं आपको कि मैं अपने स्टूडेंट से भी सीखता हूं, ये सच बात है, मैं स्टूडेंट से सीखता हूं। ये मेरी स्टूडेंट है और मॉडल भी है। ये कंसेप्ट जो है ना इस लड़की का है, इसने कंसेप्ट दिया और मैंने इसी ढंग से वहां फिर अरेंज किया, तो थैंक्स टू दिस अंतिमा व्यास। हाँ, अब यहाँ देखिए, ये मेरा रूम है, और रूम का ये गेट है, दरवाजा है, और दरवाजे पर मैंने वाइट क्लॉथ लगा रखा है। पीछे सनराइज हुआ है, सन राइज होने से इसको लिट कर रहा है। ये मेरे गेट के पास का दरवाजा है, रूम का हिस्सा है, और यहाँ मैंने ब्लैक कपड़ा लगाया हुआ है, और लाइट यहाँ से इधर भी आ रही है, लड़की पर पड़ रही है, लड़की फेयर कलर की है, तो ये लाइट हो गई, ये लाइट अगेंस्ट डार्क हो गई, ये डार्क अगेंस्ट लाइट हो गई। ये ब्लैक कपड़े पहनी हुई है, मैंने इसको कहा तुम ब्लैक पहन के आना, इसको मैंने व्हाइट पहन के आने को कहा था। तो अब ये एक बहुत अच्छा, एक बैलेंस्ड और बढ़िया पिक्चर मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पिक्चर दोनों। डार्क अगेंस्ट लाइट, ये कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर। ये मेरे देवी जी हैं, ये काश के फूल हैं। आप जो मेरे बंगाली मित्र हैं वो जानते हैं काश के फूल का महत्व क्या होता है। काश के ये जब काश के फूल जब उगने लगते हैं लोग खुश होते हैं, इसको आगमनी बोलते हैं। आगमनी, माँ का आगमन होने जा रहा है, ये सूचक है उसका। और ये मेरी देवी जी मेरे मित्र थे, उनके साथ मैं गया था जहाँ काश के फूल है, ये फोटो लिया गया। अब ये ऑलमोस्ट क्या है, सेंटर में है, ऑलमोस्ट सेंटर में है, गोल्डन रेशियो भी नहीं है, रूल ऑफ थर्ड भी नहीं है, और मैंने भी ये जानबूझकर लिया है। क्यों? अब देखिए आप कि इनको यहाँ पर लेने पर इतना वेट नहीं पड़ता था। ये काश के हवा, तेज हवा चल रही थी, और ये झुके हुए हैं, पॉइंटर हैं ये सारे के सारे, ये पॉइंटर हैं, ये पॉइंट कर रहे हैं देवी जी की ओर, पॉइंट कर रहे हैं सारे इधर। तो यही एक राइट प्लेस था देवी जी को प्लेस करने का। मैंने इनको मूव करने का कहा, और जैसे ये यहाँ आई मैंने क्लिक किया, ये चल रही है। तो मैं अरेंज शॉट भी ऐसा लेने की चेष्टा करता हूँ कि वो थोड़े नेचुरल लगे, पर ये अरेंज शॉट है। तो ये कलर बैलेंस भी है, ये ऑरेंज और ये ग्रीन, ये ब्लू और रेड, वार्म एंड कूल कलर, वार्म एंड कूल कलर। ये ग्रीन इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड का, और ये तो फ्रेंडली कलर है ही है, कोडक का जो फिल्म पहले यूज करते थे वो देखते ही थे। तो ये भी मेरा थोड़ा अच्छा काफ़ी पिक्चर है, नेशनल ज्योग्राफी के योर शॉट में ये सेलेक्ट हुआ है, और ये ट्रेन में से, चलती ट्रेन में से लिया हुआ है। बैलेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस का ये बैलेंस है। ये पॉजिटिव स्पेस छोटा सा, बाकी सारा नेगेटिव स्पेस। ये पर एक छोटी सी लड़की जो है वो पूरे को पूरे इसको बैलेंस कर रही है, शी इज गिविंग बैलेंस। ये मिनिमलिज्म का भी उदाहरण है। ये पूरे ये नेचुरल है, ये कैंडिड शॉट है, ये अरेंज शॉट नहीं है। तो ये इसको पूरे बैलेंस कर रहे हैं ये।
दोनों जो वर्कर हैं ये उसको बैलेंस कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट ऑफ साइज, ये चेन्नई की जो बॉटल रॉक है उसका है। ये आए सज्जन आ रहे थे इधर से, तो चूंकि ये और कोई रास्ता था नहीं तो मैंने पहले देख लिया था, विजुअलाइजेशन कर लिया था कि ये इधर आएंगे, तो मुझे केवल केवल और केवल जैसे ही यहाँ आए मुझे फोटो लेनी है, और जैसे ही यहाँ ये आए मैंने क्लिक किया। अब ये हम इनकी साइज को जानते हैं, आदमी लगभग 5 फुट या 6 फुट का होता है, 5.5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट है ना, इतने फीट का होता है, हम जानते हैं। तो अब इसके साथ तुलना करें तो हमें एक अंदाज हो जाता कि रॉक जो है कितनी ह्यूज है, बहुत बड़ी रॉक है। तो ये बैलेंस दे रहे हैं इसको, इस बड़ी रॉक को, ये एक आदमी जो है छोटे से दिखने वाले, ये उसको बैलेंस दे रहे हैं। ये फिर बैलेंस, दोनों एक दूसरे को बैलेंस दे रहे हैं। हावड़ा ब्रिज है। सिंप्लिसिटी वर्क, पिक्चर में जितनी सिंप्लिसिटी होती है वो ज्यादा अच्छा लगता है। ये सिंप्लिसिटी कुछ भी नहीं है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग पिक्चर है। केवल 2 पाँव दिख रहे हैं पर ये एक स्टोरी बतला रहे हैं कि भाई क्या है, कौन है, क्यों हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले के दिमाग में आते हैं। स्टोरी टेलिंग का माने क्या है? यही है कि जो व्यूअर इज कंपेल्ड टू रेज क्वेश्चंस आफ्टर सीइंग ए फ्रेम। फ्रेम को देखने के बाद में उसके मन में क्वेश्चन है, प्रश्न है। जितने ज्यादा प्रश्न है वो उतना बढ़िया है। ये ज्योमेट्रिकल शेप्स है, देखिए ये दिल्ली का है, ब्रिटिश काउंसिल का है। आप कभी इधर जाओ तो फोटो लेना है, बढ़िया है। ये मैं मैनिपुलेशन नहीं करता, खाली थोड़ा बहुत फोटोशॉप में एडजस्टमेंट जो है वो करता हूँ, बाकी मैनिपुलेशन नहीं करता। ये लड़की यहीं खड़ी हुई थी और ये ब्लैक उसके वाइट के अगेंस्ट में ब्लैक हेयर, ये उभर, इसको फोटो उभर के आ रही है। ये जो हम देखते हैं, जो मुंबई पर जो बात करने वाले होते हैं वो टहल कदमी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और फिर बात करते रहते हैं। ये सज्जन भी ऐसे ही टहल रहे थे, बात कर रहे थे। पहले ये यहाँ आए थे, मैंने यहाँ फोटो नहीं ली क्योंकि ये यहाँ का हेड मर्ज हो रहा है। मैंने वेट किया, जैसे ही ये यहाँ आए मैंने इसको फोटो ले लिया। अब ये 1/3 की जगह पर है, ये जो महिला है ये सेंटर में है, पर ये है, और दोनों के बीच में एक लाइन बन रही है, और हम ऐसे लाइन को बोलते हैं इम्प्लाइड लाइन। ये तो लाइन है ही है, ये तो लाइन है, ये तो लाइन है, ये तो फ्रेम है। तो फ्रेम के होने से ये सेंटर में होते हुए भी अच्छी दिख रही है, ये फ्रेमिंग हो गया। पर इसके अलावा इन दोनों के बीच में लाइन बन रही है, और वो इनविजिबल लाइन है, हम उसको इम्प्लाइड लाइन भी बोलते हैं। ये डायगोनल लाइन बन रही है। ग्राफिक, ये कभी आप जोधपुर में आओ तो ये मेरे घर के पास में ही है, स्टेप वेल है और बहुत फोटोजेनिक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखिए लाइंस, देखिए खूब सारी लाइंस हैं, ग्राफिक्स हैं इसमें, डायगोनल लाइंस है, ट्रायंगुलर है भी है, और ये नाइट का लिया हुआ है, नाइट लाइट में लिया हुआ है। ये दिल्ली का उग्रसेन बावली है, वहां लिया है। लाइंस देखिए, खूब सारी लाइंस हैं। ये ट्रायंगल बन रही है, ये डायगोनल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये फ्रेम बन रहे हैं, है ना। तो ये ग्राफिक इफेक्ट वाली, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। डेप्थ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन एलिमेंट। डेप्थ क्या, देखिए हमारा जो फोटो होता है वह फोटो हमारा 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल, विड्थ एंड लेंथ। तो गहराई जो है वो फोटोग्राफर वो उसमें डालता है। डालना क्या है, भ्रम पैदा करता है। ए फोटो आर्टिस्ट makes illusion of 3 dimensionality of depth. How? By using lines, by using shadows,
जो शेडोज हैं और लाइंस हैं ये फोटो के अंदर डेप्थ का भ्रम पैदा करती हैं। ये स्ट्रेट लाइन है और एक और बात भी है, ये इसमें लीनियर पर्सपेक्टिव भी है और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव भी है, फोग भी है। तो फोग भी क्या करती है, डेप्थ डालती है। फोग के कारण से जो नजदीक वाला है वो थोड़ा शार्प होता है, डार्क होता है, और फोग के भीतर वाला वो थोड़ा सा लाइट होता है, तो एकदम से डेप्थ बन जाती है। तो इनमें दोनों बात है, फोग भी है और ये लाइन भी है। तो ये, और यहाँ पर ये शेडो है, शेडो इसमें क्या डेप्थ डाल रही है। ये फिर लाइंस है, हावड़ा ब्रिज की लाइंस, ये डेप्थ क्रिएट कर रही है। ये मित्रों, ये सनराइज को फोटो लेना हो, आप जाइएगा कलकत्ता वाले जगन्नाथ घाट, ये जगन्नाथ घाट से लिया हुआ भाई, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ ओपन है। हाँ, और ये लाइंस देखिए, ये लाइंस क्या क्या डेप्थ क्रिएट कर रही है ना, डेप्थ एकदम फिगर बना रही है। ये उधर है सोनभद्र की तरफ का है, ये जयपुर का है, शेडो डेप्थ क्रिएट कर रही है। ये भी जयपुर का है, लॉन्ग शेडो मॉर्निंग की है, बहुत अच्छी डेप्थ क्रिएट कर रही है। ये फिर शेडो आ गई। मैंने कहा ना बैकलाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद करता हूं मैं बैकलाइट। अब है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब ये है कि हमारी नजदीक से लेकर के दूर तक वो सारे एलिमेंट वो या तो रीजनेबली फोकस में है, या जो नजदीक में है या जो फोकस में है वो फोकस में है, बाकी ब्लर है। तो जब नजदीक से, समीप से, नियर टू farthest, all elements are in reasonably focus, we say greater of depth, greater depth of field। तो greater depth of field का माने क्या हुआ शॉर्ट में, कि फोरग्राउंड के एलिमेंट से लेकर के बैकग्राउंड में जो फारदेस्ट एलिमेंट है वहां तक वो सभी सारे ऑल एलिमेंट्स आर इन रीजनेबल फोकस, वो ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड। और शेलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या, कि जब जिसको हम फोकस करते हैं वो शार्प हो और बैकग्राउंड ब्लर हो या फोरग्राउंड भी ब्लर हो, तो वो शेलो डेप्थ ऑफ फील्ड है, कम डेप्थ ऑफ फील्ड है। ठीक है, अब मित्रों ध्यान से सुनिए कि स्मॉलर द अपर्चर एंड ग्रेटर द डिस्टेंस, greater depth of field. I repeat, smaller the aperture, like say 16 or 11 or 22, and greater distance from subject to camera to subject, from camera to subject, then we get greater depth of field. Okay, and when aperture is wide open and distance from camera to subject is narrower, then we get shallow depth of field, meaning thereby background is blurred and subject focused and sharp. ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ चित्रों के माध्यम से हम कुछ समझने की चेष्टा करेंगे। ये ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड है, नजदीक से लेकर के दूर तक सभी फोकस में है, मॉर्निंग लाइट है, गोल्डन लाइट है। मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, कोई वही न सैचुरेशन वेक्शन मैं नहीं करता, ये गोल्डन लाइट है, जीरो लाइट। कभी कभी डेजर्ट में स्काई बहुत क्लियर होता है, लाइट बहुत प्योर होती है, तो फर्स्ट क्लास लाइट रहती है मॉर्निंग की, और वो एक ग्लो पैदा करती है सैंड में, है। तो ये यहाँ मैंने शटर स्पीड 180 रखी, अपर्चर रखा 16 और फोकल लेंथ 55, ISO 200, और ये क्या है डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस भी लंबा है, मैंने फोकस पॉइंट जो है वो काफ़ी दूर किया हुआ था,
तो इस कारण से बहुत बढ़िया डेप्थ आई है, बहुत बढ़िया डेप्थ आई हुई है। और लेयरिंग भी है। लेयरिंग का माने क्या होता है कि ऑल ग्राउंड्स, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड, all the three grounds of frame are occupied with interesting elements that is known as layering. And that layering is very, very important factor in landscape photography and also in street photography. ये ध्यान रखिएगा, layering. Again I speak layering. What is layering? Layering is occupying of elements, occupying foreground, midground and background by elements. That is known as layering. This is also layering. ये बहुत पुराना फोटो है भाई साहब, फ्यूजिकुरम वेल्विया स्लाइड फिल्म यूज की हुई है। और मुझे मालूम है मैंने 11 रखा था अपर्चर, वेल्विया का ISO 100 था। ये फोरग्राउंड देखिए, ये भी साथ में है, ये भी साथ में है, ये भी, एवरीथिंग इज साथ, समझे साहब। तो और मैं काफी दूर खड़ा हूँ, तो इस कारण से भी ये ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड है। अगेन ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड, इसमें 10 है अपर्चर 10 और 18 mm का वो है फोकल लेंथ रखी है, और डिस्टेंस बहुत है, बहुत डिस्टेंस है, इस कारण से बहुत अच्छी डेप्थ बहुत फील कर रही है। चलो डेप्थ ऑफ फील्ड, चलो डेप्थ ऑफ फील्ड के बैकग्राउंड ब्लर है और मैंने यहाँ फोकस किया हुआ है। देखिए शटर स्पीड है 1/13 और अपर्चर है 5.6, फोकल लेंथ है 55 mm। ठीक है सब। ये से शार्प है, और महिला जो कपड़े सुखा रही है ये प्रयाग का है, वो ब्लर है। 120 1/200 शटर स्पीड, अपर्चर 7, फोकल लेंथ 50 mm, ISO 250 और बहुत क्लोज है, ये बहुत काफी क्लोज है, शॉर्टर डिस्टेंस है, इस कारण से डेप्थ भी बहुत ज्यादा ब्लर आया वो बैकग्राउंड। 160 शटर स्पीड, 5.6 अपर्चर वाइड है ना, और 200 और 75 mm, ये शार्प है। और ये डेजर्ट वर्कशॉप का है, तो उसमें वो ODB खेलते हैं करते हैं, उसका है। ये फ्लावर देखिए 320 ISO रखा है, 1/14 400 में शटर स्पीड रखी है, इससे शेक नहीं हो, एकदम काफी नजदीक से मैंने लिया इसको। बैकग्राउंड एकदम ब्लर है, ग्रीन है, और 5.3 ये अपर्चर है, 5.3। पर्सपेक्टिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन एलिमेंट है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? पर्सपेक्टिव इज द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स like the relative position, size, scale and space or distance between them. तो मित्रों, फ्रेंड्स, पर्सपेक्टिव क्या है? फ्रेम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का आपस में स्थानीय संबंध, स्थान संबंधी स्पेशल रिलेशन कि कौन कितना दूर है, और साइज का कौन छोटा है कौन बड़ा है, फिर डिस्टेंस का कौन नजदीक है, कैमरेटिव है। जब हम whenever we talk about distance, it is distance from camera to subject, समझे? तो कैमरे से उसका कितना डिस्टेंस है, आपस में भी कितना डिस्टेंस है, ये सब, ये इसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि पर्सपेक्टिव इज चेंज ओनली एंड ओनली बाय चेंजिंग position of camera in relation with subject, कैमरे की पोजीशन को, अब कैमरे की पोजीशन अगर
ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है तो हाई एंगल बराबर है आई लेवल, नीचे है सब्जेक्ट के नीचे है तो लो एंगल, लेफ्ट में है राइट में है, ये सारी जो पोजीशंस है वो, और इसको हम बोलते हैं पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू, और ये पॉइंट ऑफ व्यू ही आपका पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। बाय चेंजिंग पीओवी पर्सपेक्टिव इज चेंज। फोकल लेंथ चेंज करने से पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता, चेंज होता है वो केवल मात्र इससे होता है। अब पर्सपेक्टिव जो है वो कई प्रकार का होता है, और मित्रों हम वो बहुत शॉर्ट में उन सबको हम डिस्कस करते जाएंगे, पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो है बर्ड आई व्यू या हाई एंगल। बर्ड जो उड़ती है ना वो नीचे की तरफ देखती है, तो कैमरा जब ऊपर से नीचे की तरफ करें दैट इज नोन एज हाई एंगल। देन इज वार्म आई व्यू एंगल। वार्म आई व्यू एंगल का मतलब क्या हो गया कि जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो ऊपर की तरफ देखते हैं, तो लो एंगल, जो लो एंगल है वो वार्म आई व्यू एंगल होता है। और आई लेवल का मतलब है कि बिल्कुल एकदम सब्जेक्ट की आई और कैमरा का लेंस दोनों सिंक्रोनाइज हो, दैट इज नोन एज आई लेवल। आई लेवल इज ए नॉर्मल पर्सपेक्टिव। मित्रों आप सुन रहे हैं ना? तो आई लेवल क्या है? आई लेवल इज नॉर्मल पर्सपेक्टिव, स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि हमारे ह्यूमन आई जो जिस ढंग से फ्रेम को देखती है, चीजों को देखती है, विदाउट डिस्टॉर्शन देखती है, वैसे ही आई लेवल जो है कैमरे का, वो जो पीओवी है वो बिल्कुल वैसे ही डिस्टॉर्शन रहित फोटो देता है। अब हम यदि लो एंगल लेंगे तो जो कैमरे से नजदीक जो सब्जेक्ट है वो उसकी हाइट जो है वो एग्जैगरेटेड हो जाएगी, वो बड़ा दिखेगा। और हम यदि हाई एंगल लेते हैं तो कैमरे के जो लेंस के पास वाला हिस्सा है सब्जेक्ट का वो थोड़ा बड़ा दिखेगा और छोटा दब जाएगा। हाइट जो है वो क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। लो एंगल में हाइट बड़ी दिख जाती है, तो हाई एंगल में वो कंप्रेस हो जाती है। आई लेवल में जितनी हाइट है वो वैसे ही दिखती है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा और भी जो होता है वो है लीनियर पर्सपेक्टिव, जो लाइंस के द्वारा क्रिएट होता है। एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, जो एटमॉस्फेयर, फोग, डस्ट, स्मोक, इसके द्वारा जो क्रिएट होता है वो हम उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एक थर्ड भी है, वो है शार्प अनशार्प पर्सपेक्टिव, ब्लरिंग द बैकग्राउंड फोरग्राउंड, शार्प अनशार्प। वो भी पर्सपेक्टिव को डेप्थ क्रिएट करता है, तो इसलिए हम वो भी एक प्रकार से उसको भी पर्सपेक्टिव मान लेते हैं। ये देखिए प्लेन से लिया हुआ है, मुंबई का है, बिल्डिंग्स है, हाई एंगल से लिया हुआ है। दिस इज हाई एंगल। और बिल्डिंग तो ऊंची ऊंची है पर ये एकदम से थोड़ी दबी दबी नजर आ रही है, दबी दबी। ये ज्यादा ऊंचाई नहीं है, थोड़ा प्लेन नीचे आ गया था तब। बहुत ऊंचाई से लेने पर तो बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं। ये धारावी है, ये हमारे पहलवान जी हैं, मलिक घाट पर लिया हुआ है, ये लो एंगल से लिया हुआ है। और देखिए इनकी हाइट थोड़ी सी एग्जैगरेटेड हुई है। ये फोटो देखिए, ये फोटो भी नेशनल ज्योग्राफी के योर शॉट पर लिया हुआ था, और 2011 में ये जो पूरे साल भर के जितने भी कुछ लैक्स फोटो आए थे उनमें से 55 फोटो सिलेक्ट हुए थे, उनमें से एक ये था। और ये पर्सपेक्टिव है लो एंगल का। अब ये लड़की जो फोरग्राउंड में बड़ी दिख रही है, उसके बाद में ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी, अगली वाली ये बहुत छोटी। ये इतनी छोटी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, पर किसके कारण से? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कैमरा टू सब्जेक्ट।
अब यहाँ पर कुछ हमारे मित्र जो हैं, जो रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, वो कहते हैं फोटो आप बहुत अच्छा बतलाते हो, पर यहाँ तो आपने नियम का पालन नहीं किया। मैंने कहा कौन सा नियम? कि आपने शेडो पूरी नहीं ली। मैंने कहा हाँ नहीं ली, जानबूझ के नहीं ली, मेरी मर्जी। अब दोस्तों मजाक की बात है। अब ये है कि अब मैं दूसरा फोटो बताता हूँ। जो सेटिंग इसकी है वो की वो वही सेटिंग उसकी है, फर्क इतना है कि वो थोड़ी सा डिस्टेंस है, और दोनों में पर्सपेक्टिव इतना अंतर आ गया है। आप देखिए, ये फोटो देखिए, ये मैंने पूरी शेडो ली है, नियम का पालन किया है। अब नियम के पालन से मित्रों ये खूबसूरती कहाँ? जो खूबसूरती इस पिक्चर में है वो खूबसूरती नियम के पालन करने में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं नियम को तोड़िए, डरिए मत। हाँ, थोड़ी अपना आपको फिर लोग पूछे तो कहने के लिए आपके पास में आर्गुमेंट भी होने चाहिए। दोनों की सेटिंग जो है वो यही है। 1400 शटर स्पीड रखी हुई है, अपर्चर 10 रखा हुआ है, ISO 200 है, फोकल लेंथ 8 है। दोनों की यही फर्क केवल है, मैं बैठा हूं, मैं कहीं नहीं गया, ये आगे जा रही है, और डिस्टेंस अपने आप बढ़ गया। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। ये है लीनियर पर्सपेक्टिव, ये कन्वर्जिंग लाइन भी बोलते हैं। यह एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज हो रही है। ये 1 पॉइंट लीनियर पर्सपेक्टिव है, जो एक पॉइंट में जा करके कन्वर्ज हो वो 1 पॉइंट। दो अलग अलग दिशाओं में जाती है लाइन, वो 2 पॉइंट होती है, और जो बिल्डिंग होती है वो 3 पॉइंट होती है। छोड़िए, ये डिटेल में हम इतना नहीं जाएंगे। अब देखिए, ये बहुत सारी लाइन्स हैं, खूब सारी लाइन्स है, पर सारी लाइन्स कहाँ जा रही है? एक ही जगह जा रही है। ये भी कन्वर्जिंग लाइन्स हैं, कन्वर्जिंग लाइन्स। और 1 पॉइंट लीनियर पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट है, दिस इज 1 पॉइंट। ये भी लीनियर पर्सपेक्टिव है, ये नेपाल का लिया हुआ है, और ये लीडिंग लाइन भी है पर्सपेक्टिव सही डेप्थ बना रही है ना, ये लाइन डेप्थ बना रही है। देखिए ये डेप्थ बन रही है, इनके कारण से बहुत डेप्थ बन रही है, डेप्थ बन रही है। तो ये लीनियर पर्सपेक्टिव डेप्थ क्रिएट करता है। ये लीडिंग लाइन, ये सारी कहाँ जा रही है? ये जो हट है ना, ये हट की ओर ले जा रही है। आँख, हमारी आँख को, दृष्टि हमारी यहाँ करके फिर यहाँ चले जा रही है। ये एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव है, ये हमारे यहाँ पास में ही जगह है, 40 किलोमीटर कोई जगह सोयला करके, मथाना की दूसरी तरफ है। ये मिर्चें होती है विंटर में, और ये फोग है, फोग के कारण से ये धुंधली नजर आ रही है बच्ची, ये थोड़ा क्लियर है, और वो तो और भी ज्यादा है। तो एक अपने आप डिस्टेंस डेप्थ का इल्यूजन क्रिएट हुआ। ये मिदनापुर के पास का है, वहाँ जाना पड़ा था, एक बार बुलाया था उन लोगों ने, तब का है। ये भी वही है, फोग के कारण से। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैटर्न, व्हाट इज पैटर्न? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। जो सिमिलर एलिमेंट्स है उनका बार बार जब रिपीटिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं पैटर्न। फ्रेमिंग, फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा और स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन होता है, क्योंकि फ्रेम में फिर हमारी जो दृष्टि है ना, वो फ्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये सोनभद्र के पास का है, ये बांस के पेड़ है, और ये झुके हुए हैं एकदम से, ये एक आर्च बना रहे हैं, आर्क बना रहे हैं। और ये घोड़ा घास खा रहा है, जब घास मुंह में लेता है फिर ये मुंह को ऊपर कर लेता है। काफी देर तक इसका मुंह ऊपर था, मैंने वेट किया, मैं कहा जैसे ये नीचे जाएगा तब मैं लूंगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ी सिमेट्री भी हो रही है। ये भी कर्व बना रहा है घोड़ा, और ये भी कर्व बन रहा है, और ये अच्छा एक फ्रेमिंग हो गई, बराबर का सिमेट्रिकल बैलेंस हो गया, और सिमेट्रिकल फ्रेमिंग हो गई। तो ठीक ठाक फ्रेम है, अच्छा फ्रेम है दिखने में। ये आपके इंदौर का है, मांडू का है, और मांडू में ये जगह बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है मांडू।
टेक्सचर बहुत शानदार हुए हैं यहाँ। और ये फ्रेम के अंदर फ्रेम है, और ये मेरे मित्र हैं, ये अरेंज शॉट है, मैंने इनको खड़े होने का कहा था। हाँ, फ्रेम के अंदर भी फ्रेम विद इन फ्रेम है ये। तो फ्रेम विद इन फ्रेम क्या है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। और ये जो शेडो आई है, ये भी एक फ्रेमिंग बना रही है। हाँ, पापी कोंडलू भी जाना पड़ा था, तो वहाँ भी ये तो मैंने ट्रिम किया है, जानबूझ के ट्रिम किया है, और एक तरह से ट्रायंगुलर बनाया है, फ्रेमिंग की इसकी। अब हमारी दृष्टि घूम घाम करे इसी पर आएगी, घूम घाम कर इसी पर आएगी। और ये फ्रेंडली कलर है, येलो और रेड कलर अच्छे लग रहे हैं दोनों। तो ये ट्रायंगल बन रहा है। आउट ऑफ फ्रेम नहीं जाना चाहिए। अब ये जो महिला है ना, ये स्लो शटर स्पीड यूज की है जानबूझ के, ये आउट ऑफ फ्रेम जा रही है, आउट ऑफ फ्रेम। मैंने इसको एक घोस्ट का लुक देने के लिए स्लो शटर स्पीड मैंने यूज की। तो ये एक दोष है, ये दोष है। और यहाँ जो ये नियम का भंग हुआ है, वो उसका जस्टिफिकेशन भी मेरे पास में नहीं है। तो ये फ्रेम इज नॉट गुड, ये जानबूझ के मैंने यहाँ दिया है कि आउट ऑफ फ्रेम जब जाए तो वो ठीक नहीं होता, आउट ऑफ फ्रेम नहीं जाना चाहिए। पर फिर मैं कहता हूँ कि रूल तो भंग होना चाहिए। आगे देखिए, अब रूल ब्रेक हुआ है, बताएंगे आगे। ये थोड़ी सी जगह है, कम जगह पर फिर भी जगह तो है, तो आउट ये रूल यहाँ ब्रेकन हुआ है। ये सज्जन जो एकदम से बाहर चले गए। पीछे ये वो रिक्शा आ रहा है, रिक्शा चला रहे हैं, ये इनकी पाँव दिख रहा है। तो मैंने थोड़ा सा, ये पैनिंग नहीं है, पैनिंग ये इंटेंशनल कैमरा मूवमेंट है, इंटेंशनल कैमरा मूवमेंट। थोड़ा सा पैनिंग में क्या होता है, पैनिंग में कैमरे को सब्जेक्ट के साथ में सिंक्रोनाइज कर देते हैं, और बिल्कुल ठीक उसके साथ साथ में उसको मूव करते हैं। और इसमें इंटेंशनल कैमरा मूवमेंट में वो हल्का सा थोड़ा सा आगे चला जाता है। ये वो है, ये जानबूझ के मैंने किया ब्लर दिखाने के लिए। ब्लर स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक अलग से प्रभाव उत्पन्न करता है। लेयरिंग, ये अरेंज शॉट है, ये फोरग्राउंड, ये मिड ग्राउंड और वो बैकग्राउंड में। तो फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड तीनों इंटरेस्टिंग एलिमेंट के द्वारा हो। तो ये दोनों तो अरेंज है, ये लड़की अरेंज नहीं है, ये वहां से आ रही थी तो मैंने लिया, पर फिर भी शॉट तो अरेंज ही है। लेयरिंग, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी, ये लेयरिंग है। देखिए स्लो शटर स्पीड में जो सब्जेक्ट के कैमरे के नज़दीक है वो ज़्यादा ब्लर दिखता है, वो थोड़ा कम ब्लर, और वो तो अभी उतर रहे हैं तो ये शार्प है। दिस इज लेयरिंग। दिस इज जुक्सटापोजिशन। जुक्सटापोजिशन में क्या है कि सब्जेक्ट को उसके साथ में कोई बिल बोर्ड है या कोई पेंटिंग की हुई है, उसके साथ में उसको अलाइन करके, जोड़ करके कोई मीनिंगफुल या फनी पिक्चर बनाते हैं। तो ये एर्नाकुलम का है, मैं बस में बैठा हुआ था, ये लड़की इंतज़ार कर रही है अपनी बस का, और मैंने खिड़की में बैठे हुए जैसे ही कैमरा इस लड़की की तरफ किया, शायद इसने पसंद नहीं किया, तो इसके चेहरे पर भाव आए, और ये पीछे जो है ऐसा लग रहा है कि ये इसको टीच कर रहा है। तो ये जुक्सटापोजिशन हो गया, मेरी तरफ देख रहा है जैसे ये है, और कह रहा कि मैं इसको टीच कर रहा हूँ। तो ये दिस इज, ये फनी, मैं इसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता। स्ट्रीट फोटोग्राफी में ठीक है, इसका अपना महत्व है, पर इमोशन और स्टोरी टेलिंग वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी ऐसा ही है, ये पीछे कैटरीना कैफ का बिलबोर्ड है, वो पी रही है, तो ये लड़की कह रही मैं भाई तुमसे कम नहीं हूँ भाई, तुम पी रहे तो मैं भी पी रही हूँ। पुष्कर का है ये पुष्कर का है। अब टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ व्यूअर, गेट क्लोज, नजदीक जाइए, पुट डार्क अगेंस्ट लाइट, लाइट अगेंस्ट डार्क, यूज सेलेक्टिव फोकस,
सेलेक्टिव फोकस का मतलब आप वाइड अपर्चर रखिए, ब्लर करिए और फ्रेमिंग करिए, ये कुछ है जिससे क्या है कि हमारा ध्यान जो है वो होगा, डायरेक्ट उसको केंद्रित होगा। प्लेस द मेन सब्जेक्ट, ये फिर वो रिपीट हो रहा है सब फोटो, डार्क के अगेंस्ट में, लाइट के अगेंस्ट डार्क। ये देखिए, ये डार्क, ये लाइट आ रही है इसके ऊपर, ये उसको सेपरेट कर रही है। चूज बैकग्राउंड क्लीन, बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, उससे क्या है कि सब्जेक्ट एकदम उभर करके आता है। लाइट सब्जेक्ट का डार्क, ये लाइट है ये डार्क है। और मजे की बात है, ये इसकी जो फिंगर है ये पॉइंटर का काम कर रही है, ये देखिए पॉइंटर का भी काम कर रही है ना अपने आप। तो ये दोष है, ये अवॉइड प्रोट्रूडिंग एलिमेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पीछे कोई पेड़ हो, कोई पोस्ट हो, कुछ भी हो, लैंप पोस्ट हो, वो नहीं होनी चाहिए। ये बस है, बस का ये जो, अगर ये एकदम खिड़की के अगेंस्ट में होती, विंडो पूरी होती और ये इसके अगेंस्ट में होती तो ये बहुत अच्छा हो जाता, बहुत बढ़िया हो जाता। ब्लर कर दीजिए, पैची हो तो ब्लर करके लीजिए। फॉर पोर्ट्रेट, टेक पोर्ट्रेट एट आई लेवल, आई लेवल से लेना चाहिए। नियम है, भंग कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, पर जो नॉर्मल नियम है वो है आई लेवल से लीजिए। कीप द आईज ऑफ सब्जेक्ट अबव सेंटर, आई इज डोरवे ऑफ सोल। ध्यान रखिए, जब भी आप पोर्ट्रेट लें आईज पर फोकस करिए, क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे जो लाइवली पोर्शन है, जो जीवंत भाग है, वो हमारी आंख ही है। जब भी वैद्यराज जी या डॉक्टर कोई अंतिम क्षणों में मरीज को देखते हैं, उसकी आंख ओपन करते हैं और आंख ओपन करके फिर कहते हैं नो मोर, ही इज नो मोर, चल बसे, चले गए, आंख में रोशनी नहीं है, लाइफ नहीं है। इसलिए आईज को क्या कहते हैं, डोरवे ऑफ सोल। सो फोकस ऑन आई, उस पर करिए। उसी तरह फिर हैंड्स हैं, हैंड्स की भी अपनी लैंग्वेज है, अलग अलग पर्सन्स की, अलग अलग पर्सनैलिटी वाले पर्सन्स की अलग अलग पोजीशंस होती है हैंड की, अलग अलग वो कहने चाहिए कि वो हरकतें करते हैं, अलग अलग मुद्राएं होती है हाथ की। तो दम्भी आदमी की अलग मुद्रा होगी, काइंड आदमी की अलग होगी, ये सब है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी पोर्ट्रेट ले, उसकी पर्सनैलिटी है वो आनी चाहिए, पर्सनैलिटी शुड बी ब्रॉट आउट। ये स्टूडियो लाइट है, रिम लाइट है, ये हमारे जीपीए की स्टूडेंट ही है भाई। ये स्टूडियो लाइट का जो प्रैक्टिकल सेशन था उसको मैं लिया हुआ है। ये विलेज लाइफ का फोटो लिया हुआ है, विंडो लाइट है। और रिंकल्स देखिए, विंडो लाइट जो साइड लाइट है वो डायरेक्शनल लाइट क्या करती है, टेक्सचर को एनहेंस करती है। फ्रंट लाइट जो है वो टेक्सचर को सबड्यू करती है, वो सबड्यू करती है, डायरेक्शनल लाइट वो एग्जीक्यूट करती है। अब ये डायरेक्शनल लाइट होने से ये रिंकल्स जो है वो थोड़े से इसमें हो गए, और थोड़ा सा फोटोशॉप में भी मैंने टेक्सचर को इंक्रीज किया है। ये डे लाइट का है, इवन लाइट है डे लाइट की। हल्के से बादल की परत थी, बहुत हल्की परत थी, उसमें लिया हुआ है। ये मेरे मित्र हैं, बस वही रिफ्लेक्टेड लाइट डे लाइट का लिया हुआ है। ये इनको तो आप जानते ही होंगे, अब केजी माहेश्वरी जी मुंबई में रहते थे, बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे और मास्टर थे, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मास्टर थे। तिब्बती लोगों की इन्होंने फोटोग्राफी की पोर्ट्रेट लिए थे, ये उन्हीं के ऑफिस में लिया हुआ है। और विंडो जो है वो ओपेक ग्लास की विंडो है, उससे वो जो लाइट आ रही है, एक सॉफ्ट लाइट आ रही है, सॉफ्ट लाइट में लिया हुआ है। और हैंड देखिए, आप जो भी इनसे मिले हुए हैं जानते हैं, ही वॉज ए वेरी वेरी काइंड पर्सन एंड वेरी फ्रेंडली टू ऑल फोटोग्राफर्स। कोई फोटोग्राफर में चाहता था वो उनसे घंटों बात करते थे। Good storytelling photo tells to viewer about what, where, why loudly
सच पिक्चर्स क्रिएट इंटरेस्ट इन। अब ये चप्पल पड़े हुए हैं तो देख कर लगते भाई क्या बात है, चप्पल किसके हैं, कौन है, क्या कोई भूल गया चप्पल, या आसपास में है, या कहीं उसमें कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। बहुत सारे प्रश्न हैं वो आते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न आए वो स्टोरी टेलिंग के होते हैं। ये देखिए जो बैठा हुआ है, ये कैंडिड शॉट है, दिस इज कैंडिड शॉट, मुंबई का ही है, मैरिन ड्राइव का है। वहाँ मैरिन ड्राइव में बहुत अच्छे पिक्चर मिल जाते हैं मॉर्निंग में। बेचारा इसके बाजू में वो मैंने दिखाया नहीं है, वो कुछ थैला रखा हुआ है, तो शायद वेस्ट पिकर है या कुछ ऐसे काम करने वाला है, थका हुआ बैठा हुआ है, थोड़ा उदास है, समुद्र की तरफ देख रहा है, कुछ इसके सपने हैं, सपने पूरे नहीं हो रहे। मैंने क्या कहा, बहुत सारी बातें जो दिमाग में आती है वो स्टोरी टेलिंग। ये मित्रों, अगर आप लोग कोले मार्केट तो गए होंगे, नहीं गए तो जरूर जाओ, कोले मार्केट जाओ, इसके सामने फिश मार्केट है, वहां जाओ, और खजाना है फोटोग्राफी का, खूब फोटोग्राफ मिलेंगे आपको। ये बहुत हैवी है, मैं सच कह रहा हूं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग 6-7 बार अटेम्प्ट इनके फेल हुए, ये नहीं उठा पाए, और 8वीं बार में ये सब मिलकर के उठा पाए, और फिर 4 या 5 लोग इसको को अपने सर पर अंदर भीतर मार्केट के अंदर ले गए। अब ये जो फोर्स देख रहे हैं वो अपने आप प्रश्न उठाता है रिव्यूअर, यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सारे के सारे देखिए लाइंस भी किधर जा रही है, एक उधर जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है, सबके सब सेंटर की तरफ जा रही है। अब यहाँ जो व्यू दृष्टियां हैं, ये इधर है, ये इधर है। एक देशी महिला विदेशी महिला को डंडा देकर कह रही है मारो। लड़के दुबक रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग पिक्चर है। ये जोधपुर में एक फेस्टिवल होता है जिसको हम ढींगागढ़ बोलते हैं, और उसमें महिलाओं का राज होता है। महिलाएं 10 बजे शुरू हो जाते हैं, 10 से लेकर के मॉर्निंग के 4 बजे तक ये मेला चलता रहता है। बच्चियों से लेकर के बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं तक हाथ में डंडा रखती है, पतला हल्का सा, और पुरुषों को विशेष रूप से जो युवा उनको मारती है, हल्के से मारती है, और ये भी हंसी खुशी मार खा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कुंवर हैं उनका जब डंडा पड़ता है तो जल्दी शादी होती है। तो एनीवे, अब ये पिक्चर है, ये अपने आप में एक, ये तो मैंने स्टोरी कही, अब देखने वाला जो है ना वो ये बात नहीं जानता, अब वो उसके मैंने बहुत सारे दिमाग में प्रश्न आएंगे। वही इस पिक्चर की खूबी होती है कि जो व्यूअर है वो खुद प्रश्न करे अपने अपने हिसाब से। ये आपके मल्लिक घाट के पास में वो जो बिल्डिंग है वहाँ का है, अब तो नहीं है, ये थोड़ा पुराना पिक्चर है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्या कर रहे हैं ये सब साफ दिख रहा है अपना जीवन, अपना लाइफ, अपनी जवानी खराब कर रहे हैं नशा लेकर के। और ये मुंबई का है, डिब्बे वाले हैं, अब ये डिब्बे खाली करके लंच करवा करके वापस लौट रहा है, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा है। ये वर्टिकल लाइन, ये डायगोनल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और शॉर्ट शटर स्पीड। अगर यहाँ स्लो शटर स्पीड नहीं हो पिक्चर में जान नहीं आएगी। वो मैं अगर शटर स्पीड हाई रखता और वो फोटो लेता तो वो जो गाड़ी है वो भी शार्प आती, तो वो शार्प आती तो मेरा ध्यान उधर भी जाता, व्यूअर का ध्यान वहां भी जाता। अब क्या है, वो ब्लर है, तो ब्लर होने से दृष्टि जाकर के तुरंत यहाँ आ जाती है, वहां जरा टिकती नहीं है, यहाँ टिकती है, फोरग्राउंड में टिकती है। तो ये आप फ्रेम लेते हुए ये सब सोचने की बात होती है। मैंने बार बार शुरू में कहा था, मैं फिर रिपीट करता हूँ, फोटो लेने से पहले दिमाग में सोचिए कि मुझे क्या दर्शाना है, मुझे क्या दिखाना है, उसके हिसाब से फिर आपको सारी सेटिंग करनी होती है। समझे दोस्तों? ये फोटो मैंने ट्रिम किया है,
वो मैं दूसरा जो ओरियल फोटो मैंने वो शायद मैंने दिखाया नहीं इसमें, अगली बार दिखा दूंगा। तो ट्रिम करने से डरिए मत, ट्रिम करिए, ट्रिम करके देखिए, ये इसको पोस्ट विजुअलाइजेशन बोलते हैं। और अब इसका ट्रिम करने के बाद में फोटो का वेट बढ़ गया, इसका इम्पैक्ट बढ़ गया। ये पाँव दोनों पाँव एक श्रमिक के पाँव, मेहनत के पाँव हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उनके पाँव दिखाए गए हैं। पिक्चर में इमोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशन। और अगर आपका क्रूर भंग होता हो पर अगर इमोशंस हैं तो वो पिक्चर बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ देखिए एक यंग कपल है, उनमें आपस में एक इंटीमेसी है, एक सन्निधि है, एक प्योर लव है, एक शुद्ध प्रेम की सन्निधि है। दोनों की आंखों में देखिए, आप दोनों की आंखों में देखिए कैसे एक दूसरे को मगन होकर के एक दूसरे को देख रहे हैं और रोड किनारे बैठे हुए हैं। ये इसको बोलते हैं ज्वार, टाइड ऑफ लव, ज्वार, प्रेम का ज्वार है ये, प्रेम का ज्वार। ये देखिए, ये इसका हस्बैंड थका हुआ है, थोड़ी तबीयत भी सुस्त हुई, इसकी लैप में गोदी में बैठा हुआ है, चेहरा ढका हुआ है महिला का। ये राजस्थान में जो विलेज के होते हैं, गांव की महिला है तो घूंघट निकालती है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। चेहरा नहीं दिखते हुए भी इमोशंस का ओवरफ्लो बिल्कुल क्लियर सामने आ रहा है, कितना प्रेम से उसको सहला रही है। ऐसा कोई पत्नी अगर पत्नी को प्रेम से सहलाए तो उसकी थकान एकदम से ऐसी गायब होती है, फ्रेश हो जाता है वो। तो यही बात है यहाँ प्रेम का, यहाँ भी ज्वार है, निस्वार्थ प्रेम। ये देखिए कितनी उमंग है इसमें। ये अरेंज शॉट है, दैट इज कैंडिड शॉट, ये अरेंज शॉट है, पर उल्लास देखिए, हंसी देखिए। ये देखिए, ये मेरे घर के सामने ही है, गर्मी के बाद में जो मानसून आया, उस मानसून का ये आनंद ले रहा है बच्चा। ये देखिए इमोशन देखिए, काफी देर से बेचारी ये इसको उठाए हुए थक रही है और हमारी तरफ देख रही है, क्यों फोटो ले रहे हो, हमारी मदद करो ना, अगर करनी हो तो, है। चेहरे के भाव देखिए इसका, ये इमोशंस हैं। ये एक्चुअली इसकी जो बच्ची की आंखें हैं, इसकी दृष्टि है, वो एक जो काइंड हार्टेड आदमी है उसको मेल्ट कर देती है, मेल्ट करने वाली है। ये विजन है दोस्तों। मैं एक बात करता हूँ फोटोग्राफी में, 5 इंग्रेडिएंट की बात करता हूँ, थोड़ी सी ऐसे ही रनिंग में चर्चा कर देता हूँ। विजन, विजुअलाइजेशन, लाइन, लाइट एंड लाइफ, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, रस्सी की तरह गुथे हुए हैं, फोटो को बनाते हैं, फोटोग्राफी को बनाते हैं। विजन जो है वो हर एक आदमी का अलग अलग होता है, विजन उसका सोच होता है। तो फोटोग्राफी के पीछे हर एक आदमी का अपना अपना विजन होता है। काइंड हार्टेड आदमी है, उसकी फोटोग्राफी एक अलग तरह की होगी, और जो थोड़ा सा क्रोध वाला आदमी है, क्रूर आदमी है, वो आर्टिस्ट है, उसकी फोटोग्राफी या उसकी आर्ट थोड़ी अलग होगी। ये अलग अलग लोग, स्वार्थी है उसकी अलग होगी, पक्की बात है। तो आदमी का सोच वो उसकी फोटोग्राफी में आता है। ये मैं तो सबको, मैंने तो फिलॉसफी पढ़ी है, फिलॉसफी ने मुझे बहुत मदद की है। फिलॉसफी ने मुझे बताया है कि व्हाट इज ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्या होता है। फोटोग्राफी ने मुझे ये बताया है कि ह्यूमन बीइंग कैसे बना जाता है। तो फोटोग्राफी और फिलॉसफी को मैंने तो दोनों को साथ में लिया है। फोटोग्राफी मुझे कहती है कि कोई निर्जीव नहीं है, सब सजीव है। दोस्तों मैं तो सब में लाइफ देखता हूँ, पत्थर में लाइफ देखता हूँ, मेरे डेजर्ट में लाइफ देखता हूँ, और मुझे डेजर्ट में भी लाइफ दिखती है, मुझे डेजर्ट में फीमेल फिगर्स दिखते हैं। यहाँ भी ये माउंट आबू का है, मैं तो चल रहा था, चलते चलते मुझे अचानक से एक फैमिली बैठी हुई दिखाई देगी। अब आपको फैमिली दिखे या ना दिखे, अब वो आपकी प्रॉब्लम है। मुझे तो एक फैमिली दिखाई दे रही है, ये पंच हैं
और ये दोनों मेंबर्स हैं और ये इनके वो जो विवाद है उसको सुलझा रहा है। ये विजन है, ये सोच है। विजुअलाइजेशन, वो फोटो लेने से पहले आपके दिमाग में फोटो बन जानी चाहिए। ये एंसेल एडम ने नाम दिया था, पहले नामकरण किया था, पर एंसेल एडम से पहले भी विजुअलाइजेशन तो होता ही था। एंसेल एडम तो बहुत बात का है, उसके पहले बहुत नामी नामी फोटोग्राफर हुए हैं, पर नामकरण उसने दिया। तो ये विजुअलाइजेशन लाइन मैंने बताया वो डेप्थ क्रिएट करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइफ इमोशंस तो फोटोग्राफी की लाइफ है ही है। और लाइन लाइट, लाइट और लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके अलग अलग प्रभाव पे क्रिएट करती है और लाइट की अपनी भाषा है। मैं तो कहता हूँ टू नो फोटोग्राफी नो द लैंग्वेज ऑफ लाइन एंड लाइट। आपको फोटोग्राफी की सीखना है तो लाइन और लाइट की भाषा समझिए। तो विजन जरूरी है, विजुअलाइजेशन जरूरी है, लाइन लाइट जरूरी है और लाइफ तो सिरमौर है। बिना लाइफ के देखिए लाइन एंड लाइट, विजुअलाइजेशन, लाइन एंड लाइट, ये ऑर्नामेंट है, ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। पर जो सोल है फोटोग्राफी की, आर्ट की जो सोल है वो इमोशंस है। तो इमोशंस के बिना ये जो फोटो है वो शव के बराबर होता है। जैसे शव को आपने बहुत गहने पहना दिए पर उसमें लाइफ नहीं है, तो लाइफ इज बहुत बहुत जरूरी है। ये विजन है, देखो मैंने यहाँ ये बड़ का पेड़ है और मुझे यहाँ एक लड़की दिखाई देती है। एकदम से जैसे ही मैं पेड़ के मैंने देखा, देखते मुझे तो दिख गई ये लड़की है और ये कोई दुष्ट है, उस दुष्ट का पंजा है, ये लड़की का अपर पोर्शन है और वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। दिस इज विजन। ठीक है साहब। मोशन, मैं ब्लर दिखाना पसंद करता हूं और ब्लर मैं कई तरीके से दिखाता हूं। स्लो शटर स्पीड करके दिखाता हूं, पेनिंग करके भी दिखाता हूं और ICM इंटरनेशनल कैमरा मूवमेंट करके भी दिखाता हूं और ब्लर और शार्प करके भी दिखाता हूं, कई तरीके से भी दिखाता हूं। ये मोशन को फ्रीज कर दिया, शटर स्पीड हाई रख दी, ये स्लो शटर स्पीड कर दी, ये मोशन ICM किया, इंटरनेशनल कैमरा मूवमेंट किया, ये पेनिंग है। अब पेनिंग में देखिए ये एकदम से बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है और बैकग्राउंड भागता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ पेनिंग का। पेनिंग कैसे करते हैं आप बहुत सारे आप लोग जानते ही होंगे, पर जो बिगिनर्स हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए, जो जानते हैं मैं उनको ऑफेंड नहीं कर रहा, मैं उनके ज्ञान को चैलेंज नहीं कर रहा, उनको नहीं, बिगिनर्स को बता रहा हूँ। पहले क्या करिए कि जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको देखिए दूर से, फिर पाथ जो है जिस रंबा से जाएगा उसको आप फोकस कर लीजिए। फोकस करने के बाद में फिर जैसे ही वो आपके उसमें फ्रेम में आता है, आप उसको अलाइन करिए, कैमरे को उसके साथ में अलाइन करिए, सिंक्रोनाइज करिए और उसको जैसे जैसे घूम रहा है कैमरे को मूव करिए, बिल्कुल परफेक्टली मूव करिए, आगे पीछे मूव नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ मूव करे और जैसे एकदम से सेंटर में आए उसको हल्के से शटर उसको शटर को आप क्लिक कर दीजिए, हल्के से पुश करिए, जर्क नहीं लेना चाहिए और जर्क न लगे फिर उसके बाद भी कैमरे को मूव करिए, यानी क्लिकिंग के बाद भी कैमरे को आगे मूव करना है और शटर स्पीड थोड़ी स्लो रखनी है। अब स्लो कितनी रखें, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ सब्जेक्ट। स्पीड की सब्जेक्ट की स्पीड यदि बहुत ज़्यादा है तो आप स्पीड थोड़ी हाई रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 140 रखी है। और अगर साइकिल होती तो मैं 130 रखता या 120 रखता, और कोई पैदल चलने वाला है उसको पेनिंग करना है तो वो बड़ा बहुत कठिन है, पर उसका 110 या ऐसा ही वो शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। तो अलग अलग वो कितनी स्पीड है उसके हिसाब से रखनी पड़ती है। ये पेनिंग है। नोवेल्टी होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए। और ये भारत का नक्शा दिख रहा है, ये मैंने लिया है आपके बद्रीनाथ, नीलकंठ पर्वत है। मैं इधर उधर घूम रहा था, मैंने कहा यार मुझे मजा नहीं आया,
अच्छा व्यू नहीं दिखा। तो मैं फिर जो टेम्पल है, टेम्पल के ठीक सामने रॉक है, उस रॉक पर गया, और जैसे मैं रॉक पर गया देखा तो मैं तो उछल पड़ा, अरे मैं कही तो इंडिया का नक्शा दिख रहा है बिल्कुल। और उसी समय वो क्लाउड भी आ गए, मेरा पिक्चर बन गया पिक्चर बन गया। ओरिजिनलिटी, ये जो मौलिकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप ये पिक्चर एक तरह से मेरा मोस्ट कॉपीड पिक्चर है, बहुत नकल की है इस पिक्चर के लोगों ने। जब जब भी क्या है, मैं मेरा जो डेजर्ट है वो मेरा पहला प्यार है, स्ट्रीट फोटोग्राफी मेरा दूसरा प्रेम है। अब मैं आजकल स्ट्रीट फोटोग्राफी ज़्यादा करता हूँ, पहले डेजर्ट फोटोग्राफी करता था। तो मित्र लोग खूब आए, किसी को मना नहीं किया, सबके फोटो बने, मेरे भी बने। और जो भी डेजर्ट में आया, डेजर्ट नाम से डेजर्ट है पर वो बहुत फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? उसने किसी भी आर्टिस्ट को कभी निराश नहीं किया, खूब अवार्ड दिए, खूब डिस्टिंक्शन दिए। जो भी लोग आए सब खुश हुए, डेजर्ट में खूब माला माल कर दिया। तो इसलिए डेजर्ट इज नॉट बैरन लैंड, डेजर्ट इज एज लाइव एज वी आर। अब देखिए, फोटोग्राफर इतने लोग सारे होते हैं, आपको अलग पहचान बनानी। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रवचन दूंगा दोस्तों, वो प्रवचन सुनना। ब्लर माई स्टाइल, मैं ब्लर मेरा ठेका नहीं है, मैं ही नहीं करता हूँ, औरों ने भी किया, मुझसे पहले भी खूब ब्लर किया है, मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, मैं ज़्यादा करता हूँ। तो ब्लर से एक साधारण फोटो में असाधारणता लाने की मैं चेष्टा करता हूँ, एक कॉमन फ्रेम में अनकॉमन कुछ चीज लाने की मैं चेष्टा करता हूँ ब्लर के द्वारा। ये ब्लर है, ये सब ब्लर है, ये ब्लर। अब सुनिए, सुनिए, तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, समय बहुत हो गया है। अब अगर आप कहेंगे तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। थोड़ी सी मैं बात पहले कहना चाहता हूं कि फोटोग्राफी आप जो करते हैं, अपने ऑनेस्टली अपने आप से प्रश्न करिए, ऑनेस्टली प्रश्न करिए कि आप फोटोग्राफी किस लिए कर रहे हो। अगर आप ऑनेस्टली हैं और बहुत ऑनेस्ट हैं, तो आपका जो अंतरात्मा है वो बोलेगी, वो बोलेगी फोटोग्राफर से बोलेगी, तो जजेस के लिए फोटोग्राफी कर रहा है, जो सैलून के जजेज हैं उनको खुश करना चाह रहा है, तो अवार्ड लेना चाह रहा है, इसलिए तो फोटोग्राफी करता है। तुम मना करोगे, तुम्हारे अंतरात्मा नहीं, तुम मना करोगे नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी झूठ बोलता है। तो जो सिलेक्शन करता फोटो का, क्या आधार है तेरे पास सिलेक्शन करने का, बोल। तो कहेगा हाँ मैं जज देखता हूँ, जज का नाम देखता हूँ, उसका इंटरेस्ट देखता हूँ, तो फिर जज को खुश करने के लिए करता है ना। हाँ, फिर अंतरात्मा कहती है तो डिस्टिंक्शन लेने के लिए फोटोग्राफी कर रहा है, तुझे डिस्टिंक्शन लेना है, डिस्टिंक्शन लेना है तो उस हिसाब से तुझे पोर्टफोलियो बनाना है, उस हिसाब से तुझे फोटोग्राफी करनी है। तो भाई साहब, आप मैं भी तो सैलून फोटोग्राफी करता था पहले, अब छोड़ दी, पर पहले तो करते ही था ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने लिए ना करके किसी दूसरे के लिए फोटोग्राफी करते हैं, उसको खुश करने के लिए करते हैं। जो कमर्शियल लोग हैं वो क्लाइंट के लिए करता है, फैशन फोटोग्राफर है वो उसके लिए करता है, अलग अलग करता है ना। मेरा ये कहना है आप दूसरों के लिए फोटोग्राफी करते हो, करते रहो, सैलून के जजेस को खुश करना है करिए, डिस्टिंक्शन लेना है लीजिए, ना नहीं है, किंतु अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए भी फोटोग्राफी करिए। अपने लिए का मतलब क्या है, आप अपने में झांकिए, अपना विजन ढूंढिए, अपनी वो ढूंढिए कि आपके अंतरात्मा, आपके इनर सोल कहाँ संतुष्ट होती है, कहाँ उसको सुकून मिलता है,
कहाँ उसको खुशी मिलती है, कौन से काम में ज़्यादा खुशी मिलती है। तो उस ढंग की फोटोग्राफी, अगर वो जो कहती है कि मुझे इस काम में, मैं तो बहुत आई वॉज वेरी मच क्लियर, मुझे डेजर्ट फोटोग्राफी करनी थी, मैंने खूब डेजर्ट फोटोग्राफी की, मुझे आनंद आता था, सच कहता हूँ। लाइफ में मैंने चूज किया मुझे मास्टर बनना है। बहुत जब मैं एमए में था तब भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीचिंग करनी है, या स्कूल में टीचर बनूंगा या मैं कॉलेज में बनूंगा। सच बात तो यह है कि मैं 2 ही काम कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ या फोटोग्राफी कर सकता हूँ। बाकी दूसरे कामों में मैं, हमारे राजस्थान में बोलते हैं डाउन ढोकला। डाउन ढोकले का मतलब मिसफिट, एकदम मिसफिट। तो आई एम मिसफिट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बस खाली 2 काम कर सकता हूँ, फोटोग्राफी और पढ़ाना। ठीक है साहब। तो ऐसा अपने आप को पहचानिए, अपनी यूनिकनेस को पहचानिए, अपने अनूठेपन को पहचानिए और फिर अपने आर्ट में लाइए और वो अपने लिए करिए। तो वो आपको अब क्या करेगा, वो आपको एक अलग पहचान देगा, आपको आइडेंटिटी देगा। आप दूसरों के लिए मत करिए, उनको खुश करने के लिए मत करिए, पर ऐसा करिए कि उसको देख करके अपने आप लोग खुश हो जाएं। फर्क है, एक तो खुश करने के लिए करना, एक अपनी खुशी के लिए करना, और अपनी खुशी में दूसरों की खुशी आ जाए, सोने में सुहागा। ओके, तो अब लाइन आगे चलना है या नहीं चलना है, ये मुझे बताइए दोस्तों। हेलो, हाँ, क्या अब खत्म कर दें, यहाँ स्टॉप कर दें? ओके ओके ओके। तो दोस्तों, चूंकि मैंने पहले भी लाइन और लाइट के बीच में बता दिया है और समय बहुत हो गया है, तो अब हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। तो आप लोगों ने जो मेरी बकवास को सुनने के लिए धैर्य रखा, पेशेंस रखा, आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ मैं सब लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। Dr. Joshi. हाँ जी। Dr. Joshi, thank you so much. We have a few questions. क्या मैं वो questions ले लूँ उधर से? एक जरूर। क्वेश्चन सप्तर्षि सेनगुप्ता से है। कौन है, क्या He नाम है? is saying that सप्तर्षि सेनगुप्ता। हाँ हाँ, सुनते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, वो पूछना चाहते हैं कि ये स्क्रीन पे है, इज इट पॉसिबल टू हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपोजिशन इन अ सिंगल फ्रेम एंड क्या कह रहे हैं? विल दैट मेक आवर फोटोग्राफ। हाँ, ये कि मल्टीपल टाइप्स का जो कंपोजिशन है वो सिंगल फ्रेम में पॉसिबल है या नहीं, वो पूछना चाहते हैं। और हाँ उसके हाँ साथ ही हाँ, ये पूछना चाहते हैं कि विल दैट मेक आवर फोटोग्राफ्स क्लमसी, सुनिए, विल दैट मेक बहुत, आवर। हाँ सुनिए सुनिए, मैं सिंगल फ्रेम में मल्टीपल मैं नहीं करता हूँ। एक बहुत बड़े थे उल्समैन थे, वो किया करते थे, अपने इंडिया में भी लोग करते आ रहे हैं, तो मैं नहीं करता। वैसे आजकल जो कैमरे हैं, डिजिटल कैमरे हैं, उसमें मल्टीपल फ्रेम की सुविधा है, आप कर सकते हैं। और उसमें मेनू में जाइए, मेनू में जा कर के आप वहाँ उसको सेट करिए और आप कर सकते हैं। पर ये आपको जो फोटोशॉप जानने वाले लोग हैं, जो ऐसा काम करते हैं, वो आपको ज़्यादा मदद करेंगे। मैं तो नहीं करता, मैं ये पसंद भी नहीं करता और मैं करता नहीं, पर ये पॉसिबल है, लोगों ने किया है, लोग करते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और उनके साथ ही वो ये भी पूछना चाहते हैं कि एस कर्व इन अ स्पाइरल कंपोजिशन और समथिंग। ओके, हाँ ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन ले रहे हैं। Onindo Phony is asking that please tell me about Dutch tilt.
and why we can use this type of composition. Dutch tilt के बारे में पूछना चाहते हैं. किसके बीच में? Dutch tilt. हाँ, हाँ? वो जो Dutch टाइप का जो हिलना है ना, वो tilting जो होता है. टिल्टिंग. फोटोग्राफ में टिल्ट का यूज है, वो डच टिल्ट का यूज कहाँ कर सकते हैं, ये पूछना चाहते हैं. टिल्ट किसको करना? कैमरे को? कैमरे को टिल्ट करके जो फोटोग्राफ में हाँ टिल्टिंग आते हाँ हैं, वो हाँ. डच टिल्ट के बारे में पूछा. अरे सुनिए सुनिए सुनिए, क्या है कि एक तो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन आता है, बिल्डिंग्स में आता है. हम क्या करते हैं कि एक नियम है कि जितने हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है ना, उतना डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो जो आपका नॉर्मल लेंस है उससे जो फोटो आएगी वो बराबर आ जाएगी. और अगर उतना डिस्टेंस नहीं है तो आपको वाइड फोकल लेंथ यूज करनी पड़ेगी. और जब वाइड फोकल लेंथ यूज करते हैं तो बिल्डिंग जो है वो पीछे की ओर मुड़ जाती करती है. तो वो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन होता है. उसके लिए एक आता है शिफ्ट लेंस और एक आता है टिल्ट लेंस. टिल्ट लेंस एक अलग प्रकार का इफेक्ट करता है, शिफ्ट लेंस अलग करता है. शिफ्ट लेंस जो है वो बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव को पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन को ठीक करता है. टिल्ट लेंस जो लेंस है उसमें एक बड़ी अच्छी खूब बात ये होती है, कभी कभी क्या है कि मैंने जैसे अभी बताया कि शॉर्टर अपर्चर यानी स्मॉलर अपर्चर और वो ग्रेटर डिप ऑफ फील्ड देता है. पर मान लीजिए मुझे स्मॉलर अपर्चर रखना है और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड लेनी है, तो क्या करूं मैं? उस समय में एक लेंस आया करता है जिसमें मतलब है टिल्ट लेंस. वो उसको लेंस वो जो टिल्ट होता है लेंस को, उसका जैसे हम टिल्ट करेंगे तो टिल्ट करने से वो आपका उसको डेप्थ जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी. नहीं, दो बातें हैं. उसको टिल्ट करेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो हो जाएगी, ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो वो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी. तो अब क्या है कि मान लो अपर्चर आपका वाइड अपर्चर है, तो वाइड अपर्चर में डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा रखनी है तो वो टिल्टनेस यूज काम आएगा. और अपर्चर छोटा रखना है और छोटे अपर्चर में, स्मॉल अपर्चर में यदि डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो रखनी है तो भी वो टिल्टनेस काम आएगा. तो ये टिल्ट लेंस ये है. और मैं फिर और ये क्या पूछना चाहते हैं, मैं कैमरे को एंगल से पूछे हैं तो हाई एंगल करते हैं तो नीचे करते हैं, तो हाई एंगल से फोटो लेंगे तो लेने से वो जो सब्जेक्ट है वो कंप्रेस हो जाता है. क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा. यानी वो ये श्यामोब्रत चक्रवर्ती is asking about बारूक एंगल. जो बारूक फोटोग्राफी होता है ना, जो उसका एंगल, बारूक एंगल के बारे में पूछ रहे हैं. वो हाई एंगल, उसको हम हाई एंगल बोलते हैं. और हाई एंगल से जो आपके सब्जेक्ट है, अभी बताया ना आपको सब्जेक्ट वो बिल्डिंग का, जैसे प्लेन से लिया तो इतनी टॉल बिल्डिंग है वो सब छोटी दिखती है. जितना ज़्यादा ऊंचाई होगी वो बिल्डिंग्स बहुत एकदम से कंप्रेस हो जाएगी, बहुत छोटी छोटी दिखेगी, है. तो माचिस की डिब्बिया जितना दिखता है. तो आपको ये अलग अलग इफेक्ट, आपको लो एंगल से वो जो हाइट है वो एग्जीग्रेट होती है. तो कहाँ क्या किस प्रकार का इफेक्ट आपको लाना है वैसे आप एंगल यूज करिए. ठीक है. हेलो. हाँ, हम और क्वेश्चंस तो नहीं लेते, तो ये हम बोलना चाहेंगे कि रियली दिस वाज एन अमेजिंग सेशन. बहुत कुछ सीखने को मिला, आपका एक्सीलेंट फोटोज देखने को मिला. अब फोटो लेने के वक्त आप कैसा इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या रहता है, वो फोटोग्राफर क्या सोच के फोटो लेते हैं, ये देखने को मिला. और आपसे मुंह से वो सुन के हमें बहुत अच्छा लगा. और
हम ये सोचते हैं कि व्यूअर्स को भी अच्छा लगा, तो हम इधर से थोड़ा ये बता दें कि we want to remind our viewers that next Sunday, that is on the 11th, we have another session, another masterclass with Sri Anil Resort Singh, and he will be showing his recent photographs from Jaskar Valley, which is really a heaven on earth. And for some few concluding lines, I would like to welcome Sri Ashi Molik, the Vice President of our club, of Damdam Photo Unit. गुड इवनिंग, Ashimda. नमस्कार शिव जी। गुड इवनिंग एंड नमस्कार शिव जी। नमस्कार। हमने तो आपको बहुत परेशान कर दिया, 2 घंटे तक आपको नहीं इतने सारे दिखाने को पड़ा, इतने सारे बातें करनी पड़ी। तो ऐसा है, एक्चुअली आप तो मास्टर ऑफ फिलोसॉफी है बाय प्रोफेशन एंड सिखाए हैं, जिंदगी भर टीचिंग की है फिलोसॉफी का, जैसे आपने सोचा था शुरू में, जिंदगी के शुरू में कि आप टीचर बनेंगे। तो टीचर तो अब बन ही गए, टीचर नहीं केवल बहुत अच्छा टीचर बने हैं, और साथों साथ फोटोग्राफी का भी मास्टर और टीचर बने हैं बहुत। आपको याद होगा शायद एक बार हम आपसे मिले थे हमारे कुमारटुली में, आप उस समय आए थे कुछ फोटो लेने के लिए प्रायर टू पूजा। तो आपको तो मैं पहचान लिया बाई और मुस्टाश and the smiling face and the attire you had, always the very simple man, very down to earth man, ये जो है आपके अंदर में, ये देखने से हमें पता चला ये तो मेरा पहचाना हुआ जोशी जी है। तो हम आपके पास गए थे, 1-2 बातें की, बहुत वो याद हमें बहुत अभी भी है। तो आपने जो कंपोजिशन के बारे में बताया, कंपोजिशन तो ज़िंदगी में सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफी क्यों, जो एक केमिस्ट है उसके लिए कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो किचन में खाना पकाती हैं वो उनको जानना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ मिलाया जाए, कंपोजिशन कैसे हो, तब भी खाना अच्छी बनेगी। तो आप जैसे आज कंपोजिशन को सिखाएं, हमको, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को, ये तो हमें बहुत भाग्य की बात है कि आपसे इतने सारे सुंदर चीज़ें सीखने को मिले। और ख़ास बात हमें 2-3 चीज़ लगी आपके डिलीवर्शंस में, जो एक है ज़िंदगी में भी बैलेंस होना चाहिए। जैसे कंपोजिशन में बैलेंस होना चाहिए, ज़िंदगी में भी ऐसे ही बैलेंस होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद जाने से पहले हमको हमारी अपनी बैलेंस शीट यहीं पे टैली करके जानी है। सही, तो ठीक है। तो और एक चीज़ आपका जो कलकत्ता के बारे में जो आपका स्पेशल फैसिनेशन है, द स्ट्रीट इज मोस्ट वाइब्रेंट इन कलकत्ता एंड पीपल आर बेसिकली वेरी कैमरा फ्रेंडली। तो ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, आप जो काश फूल का जो तस्वीर एक दिखाएं, पूजा केवल 25 दिन बाकी है। तो हम तो यहाँ काश फूल के बहुत प्यारे हैं, आप भी जानते ही हैं। तो वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि काश फूल दिखा दिया, मतलब पूजा आगमनी आ रही है। तो इसीलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ, और हमारी तरफ से, हमारी क्लब की तरफ से, हमारी सभी मेंबर्स की तरफ से, हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, और मेरी खुद की तरफ से आपको नमस्कार फिर एक बार। और ये चाहेंगे कि बाद में भी हम आपको ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, आप उस समय भी हमें इस तरह से स्पेशल टीचिंग्स देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।